नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां देखने जा रहे हैं इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है ये प्रश्न, देख लीजिए। ब्रह्म समाज, कौन सा समाज? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ब्रह्म समाज है क्या। तो यह एक ऐसा संगठन है जो समाज सुधार के कार्यों से जुड़ा हुआ है। किससे? तो समाज सुधार के कार्यों से जुड़ा हुआ संगठन है जिसकी स्थापना आपको होती हुई दिखाई देती है 1828 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1828 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। किस व्यक्ति ने की थी वही यहां पर पूछा गया है। चार ऑप्शन है। पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा दिया है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तीसरा दिया है दयानंद सरस्वती और चौथा दिया है राजा राममोहन राय। तो आप सभी को इस बात जानकारी होनी चाहिए कि इस संगठन की स्थापना या इस समाज को स्थापित करने वाला व्यक्तित्व हैं कौन? राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस संगठन को स्थापित किया था। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? किस समाज की बात की जा रही है? तो प्रार्थना समाज की बात की जा रही है। और इन चारों में से वो कौन सा व्यक्तित्व है जिसने प्रार्थना समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पहला नाम दिया है एमजी रानडे, दूसरा दिया है पंडिता रमाबाई, तीसरा नाम दिया है गोपाल गणेश आंगरकर और चौथा नाम दिया है ज्योतिबा फुले। तो चार नाम यहाँ पर आपके सामने हैं और आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति क्या हैं या फिर प्रार्थना समाज जो कि महाराष्ट्र में था, कहाँ पे था? तो महाराष्ट्र में समाज सुधार का कार्य कर रहा था। उसको स्थापित करने वाला व्यक्तित्व कौन है? तो उसको स्थापित करने वाले व्यक्तित्व हैं एमजी रानडे। महादेव गोविंद रानडे ने ही इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्तित्व थे कौन? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्या? आर्य समाज के बारे में। कौन सा समाज? आर्य समाज। इसकी स्थापना आपको 1875 के आसपास होती हुई दिखाई देती है। तो 1875 के आसपास भारतीय समाज में एक समाज सुधारक आए और उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम है आर्य समाज। और इस समाज ने, मतलब इस संगठन ने जो भारतीय समाज है, भारतीय हिंदू समाज बोल लीजिए, भारतीय समाज को वेदों की ओर लौटने के लिए भी प्रेरित किया था। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ध्यान रखेंगे कि जो आर्य समाज है उसके संस्थापक हमें दिखाई देते कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम जब यहाँ पर हम देख ही रहे हैं तो उनसे जुड़ी हुई एक प्रमुख पुस्तक का नाम भी देख लेते हैं। इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और प्रश्न आता रहता है, और उस पुस्तक या ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ, एक किताब जिसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। और उन्हीं दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में आपको आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना होती हुई दिखाई देती है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विनोबा भावे किससे संबंधित है? पवनार, शांति निकेतन, बेलूर या वारदोली। तो विनोबा भावे के बारे में आपको जान लेना चाहिए। ये क्या थे? तो ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिखाई देते हैं कौन? विनोबा भावे। और ये गांधी जी के अनुयायी दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि जो विनोबा भावे हैं, स्वतंत्रता के बाद इन्होंने भूदान आंदोलन, कौन सा आंदोलन? तो भूदान आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनका योगदान बहुत ही विशेष है भूदान आंदोलन में। इस आंदोलन के तहत उन्होंने भारत के राजाओं और रजवाड़ों को, साथ ही साथ जो जमींदार हुआ करते थे, उनसे बड़ी संख्या में भूमि दान में प्राप्त की थी और उस प्राप्त की गई भूमि को उन्होंने गरीबों में दान में दे दिया था। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से भी कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो वो कौन है? विनोबा भावे। और साथ ही साथ इनसे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपको कभी कभी बनता है और वो ये है विनोबा भावे से जुड़ा हुआ कि जब भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था 1940 के आसपास, गांधी जी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। तो उस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही भी कौन दिखाई देते हैं आपको? यही विनोबा भावे। तो ये जो विनोबा भावे जी हैं, ये महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ये पूछा गया है कि वो इन चार जगहों में से किस जगह पर से संबंधित थे, यानी कि ये चार जगहों में से कहाँ पर उनका एक आश्रम दिखाई देता है? तो उनका आश्रम हमें दिखाई देता है कहाँ पर? पवनार में। तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के पवनार में उनका आश्रम स्थित था। तो कहाँ से संबंधित है ये? पवनार से। बढ़ते हैं हम अपने
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? कौन सा समाज? सत्य शोधक समाज। ये भी एक समाज सुधारक संस्था थी और इसकी स्थापना भी आपको कहाँ होती दिखाई देती है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में स्थित ये समाज था सत्य शोधक समाज। और प्रश्न में पूछा गया है कि उसकी स्थापना से संबंधित व्यक्ति तो कौन है? पहला नाम दिया है गोपाल हरि देशमुख, दूसरा नाम दिया है महादेव गोविंद रानडे, तीसरा नाम है महात्मा फुले और चौथा नाम दिया है नरेंद्र दत्त। तो सत्य शोधक समाज जो कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के विरोध में एक तरह से स्थापित समाज था और इसने सिर्फ जाति व्यवस्था पर ही प्रहार नहीं किया, इसने जो भारतीय समाज में जो महिलाओं की स्थिति खराब थी उस पर भी प्रहार किया, साथ ही साथ समाज में जो अन्य प्रकार की बुराइयां प्रचलित थी उन सभी को दूर करने का प्रयास किया। तो समाज में समाज सुधार के रूप में या समाज सुधारक संस्था के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देता है कौन? सत्य शोधक समाज। उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ये इस समाज को स्थापित करने वाले व्यक्तित्व कौन है? तो इस समाज को स्थापित करने वाले व्यक्तित्व हैं कौन? महात्मा फुले। तो महात्मा फुले ने ही सत्य शोधक समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 में नेताओं और सूची 2 में आंदोलनों को सुमेलित करें। यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है? अलग अलग नेताओं के नाम हैं और सूची 2 में उनके द्वारा किए गए आंदोलनों के नाम हैं। तो यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, इन चारों नामों के से कौन सी घटनाएं या आंदोलन जुड़े उन्हीं को हमको देखना है। तो पहला नाम दिया है आपका टुम्मा डोरे। टुम्मा डोरे जो है उनका जो संबंध हमको दिखाई देता है वो दिखाई देता है कोया विद्रोह से। किससे दिखाई देता है? कोया विद्रोह से। दूसरा नाम दिया है ईश्वर चंद्र राय। ईश्वर चंद्र राय जो है उनका संबंध हमको दिखाई देता है पावना विद्रोह से। और इसके अलावा तीसरा नाम दिया बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो हमें संबंध दिखाई देता है वो मुंडा विद्रोह से दिखाई देता है। और चौथा नाम दिया है राधा कृष्ण दंडसेन। इनका जो संबंध हमें दिखाई देता है किससे? सबर विद्रोह से। तो ए ऑप्शन जो है वो मिलता है किससे? 3 से। बी ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे 4 से। सी ऑप्शन मिल रहा है 2 से और डी ऑप्शन मिल रहा है 1 से। ए का 3 ध्यान रखेंगे, ए मिल रहा है 3 से, बी मिल रहा है 4 से, तो ए 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बी 4 से मिल रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है। ये इसका मतलब है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, किसके बारे में प्रश्न किया है पहले वो देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, तो इसकी स्थापना किसने की थी उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए स्थापित कब हुआ? तो ये स्थापित होता है 1916 के आसपास। तो 1916 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। प्रश्न में यही पूछा गया कि वो कौन सा व्यक्तित्व था जिसने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला नाम दिया पंडित सुदर्शन मोहन, दूसरा नाम दिया पंडित मदन मोहन मालवीय, तीसरा नाम दिया श्रीमती एनी बेसेंट और चौथा नाम दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से कौन सा व्यक्ति था जिसने इसकी स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो इसकी स्थापना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति तो दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता रहता है। कौन सा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ये प्रश्न पूछा गया है। 1802, 1856, 1829 या 1857। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हमें पारित होता हुआ दिखाई देता है 1856 में। किसने पारित किया? तो अंग्रेजों ने पारित किया। कौन सा प्रमुख भारतीय व्यक्ति या व्यक्तित्व इस अधिनियम से जुड़ा हुआ दिखाई देता है? तो उसके बारे में प्रश्न आता है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में हिंदू महिलाओं के जो हिंदू विधवाएं हुआ करती थीं उनके पुनर्विवाह के लिए विशेष प्रयास किया था और उसके प्रयासों के चलते ही अंग्रेजों ने ये अधिनियम या कानून बनाया था। तो उसका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही वे व्यक्ति थे जिनके प्रयासों के चलते अंग्रेजों ने भारत में क्या किया? आपको विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लागू किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दर्पण का संस्थापक कौन था? तो दर्पण एक पत्रिका थी, समाचार पत्र था, उसका संस्थापक कौन था उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा नाम दिया सचिंद्र नाथ सान्याल, तीसरा नाम दिया बाल शास्त्री जाम्बेकर और चौथा नाम दिया ज्योतिबा फुले। 4 नाम दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सचिंद्र नाथ सान्याल, बाल शास्त्री जाम्बेकर और ज्योतिबा फुले। तो इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसने दर्पण की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल शास्त्री जाम्बेकर। ध्यान रखेंगे कौन? बाल शास्त्री जाम्बेकर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? कहां पर? तो महाराष्ट्र में क्या चीज? तो गणपति उत्सव
को प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, अर्थात इन चारों नामों में से वो कौन सा व्यक्तित्व था जिसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। तो पहला ऑप्शन देखिए वल्लभ भाई पटेल, दूसरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा नाम दिया है शिवाजी और चौथा नाम दिया है विपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो जवाब है बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाना शुरू किया था। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत की गई। इनके द्वारा ही शिवाजी महोत्सव मनाने की भी शुरुआत की गई। ध्यान रखेंगे गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव ये दोनों ही जो उत्सव थे महाराष्ट्र में पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आजादी के आंदोलन के दौरान चलाए गए थे और इनका मुख्य उद्देश्य था महाराष्ट्र में और साथ ही साथ संपूर्ण भारत में लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना, उन्हें स्वतंत्रता के उद्देश्यों के लिए एकजुट करना। तो इस उद्देश्य से लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ही शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत किसने की थी, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में जो दास प्रथा प्रचलित थी उसका जो उन्मूलन मतलब समाप्ति से जुड़ा हुआ गवर्नर जनरल कौन था। तो ये इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि वो कौन सा व्यक्ति था या गवर्नर जनरल था इन चारों में से जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था या जिसके शासनकाल के दौरान भारत में दास प्रथा को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो चार ऑप्शन है, देखते हैं। पहला क्या है, कॉर्नवालिस, दूसरा एलन बोरो, तीसरा है डलहौजी और चौथा नाम दिया है रिपन। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो दास प्रथा थी उसे भारत में 1843 के आसपास बैन किया गया था। कब प्रतिबंधित किया गया? तो वर्ष 1843 में भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। कब? तो 1843 का वो समय था जिस समय भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। और इस दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है कौन? लॉर्ड एलन बोरो। तो लॉर्ड एलन बोरो के काल में ही हमें दास प्रथा का उन्मूलन होता हुआ दिखाई देता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। किससे जुड़ा हुआ है प्रश्न? तो स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है प्रश्न। और यह पूछा गया है कि उन्होंने एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था जिसके चलते वो प्रसिद्ध हुए थे। आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद के बारे में कि उन्होंने एक विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कौन सा सम्मेलन? तो विश्व धर्म सम्मेलन। और यह सम्मेलन जो हुआ था 1893 में हुआ था। कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1893 में हुआ था। तो प्रश्न में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो उस सम्मेलन का नाम भी याद रखेंगे। उस सम्मेलन का नाम है विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व धर्म सम्मेलन। और ये जो सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे। सम्मेलन हुआ था 1893 में। कहां पर हुआ था उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये सम्मेलन देख लेते हैं। चार ऑप्शन है, पहला लंदन, दूसरा पेरिस, तीसरा शिकागो, चौथा बर्लिन। लंदन, पेरिस, शिकागो या बर्लिन। तो इन चार जगहों में से वो कौन सी जगह है जहां पर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था और यहीं से उनको विश्व में प्रसिद्धि मिलती है। तो वो स्थान आपको दिखाई देता है कौन? शिकागो। ध्यान रखेंगे शिकागो स्थान है जो कि कहां पर स्थित है? तो शिकागो की जो लोकेशन हमें दिखाई देती है वर्तमान यूएसए, जिसको आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बंदरगाह नगर है शिकागो और उसी शिकागो में यह सम्मेलन हुआ था 1893 में। और वहां पर उन्होंने जो हिंदू धर्म पर जो भाषण दिया था, हिंदू धर्म पर जो अपने व्याख्यान दिए थे, उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किस मिशन की स्थापना? तो ध्यान रखेंगे रामकृष्ण मिशन की। कहां पर है ये मिशन? तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है? तो वर्तमान पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय दिखाई देता है। और ये जो मिशन है रामकृष्ण मिशन, ये स्थापित कब हुआ? 1897 में। तो पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ रामकृष्ण मिशन। कब स्थापित हुआ? तो 1897 में। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पर प्रश्न ये है कि इसकी स्थापना किसने की? इन चार नामों में से वो कौन सा व्यक्तित्व था जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो आपको ध्यान रखना होगा। पहला चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले तो पहला नाम है रामकृष्ण ने, दूसरा नाम है विवेकानंद, तीसरा है प्रणवानंद और चौथा नाम दिया है दयानंद सरस्वती। इन चार नामों में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने भारत में पश्चिम बंगाल में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की थी 1897 में। क्यों की थी? क्योंकि रामकृष्ण जो थे वो उनके गुरु थे। तो अपने गुरु रामकृष्ण के नाम से ही उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की जिसका नाम रामकृष्ण मिशन दिखाई देता है और ये 1897 में शुरू किया जाता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं, चार अलग अलग तरह के आंदोलन दिए हुए हैं और उनको शुरू करने वाले व्यक्तित्वों के नाम दिए हुए हैं। तो देखना है कि कौन सा आंदोलन किस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया।
पहला आंदोलन नाम दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इससे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति हमें दिखाई देता है वो हमें बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी जानते हैं, जिसे सिविल डिसओबियंस मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो है 1929 और 30 के आसपास शुरू हुआ था। और इस आंदोलन को शुरू करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो है महात्मा गांधी। कौन? तो ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी, यानी कि कांग्रेस। तो कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया गांधी जी के द्वारा। तो कांग्रेस और गांधी जी। तो ध्यान रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ जो व्यक्तित्व यहाँ पर हमें दिखाई देता है वो कौन है? महात्मा गांधी हैं। इसके बाद दूसरा नाम दिया है क्या? भारतीय गृह शासन या होम रूल। दूसरा जो यहाँ पर आंदोलन दिया है कौन सा? होम रूल आंदोलन। तो ये जो आंदोलन था आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, 1916 में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो हमें दिखाई देते हैं वो है पंडित बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या नाम दिया है। देखिए बी ऑप्शन मिलेगा किससे? ए से, प्रथम से। तो होम रूल से का नेतृत्व करता हमें कौन दिखाई देता है? पंडित बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो दिया है आदर्श परिमित नेता। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, इनका जो जुड़ाव मिलेगा आपको वो मिलता है किससे? पहले हम ब्रह्म समाज को देख लें। ब्रह्म समाज जो है वो दिखाई देता है किससे? राजा राम मोहन राय उससे जुड़े हुए हैं। और आदर्श परिमित नेता किसे कहा जा सकता है? तो जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ए ऑप्शन 3 से, बी ऑप्शन 1 से, सी ऑप्शन 4 से और डी ऑप्शन 2 से। तो ए 3, बी 1, सी 4 और डी 2। तो ये जो ऑप्शन ए है, ध्यान रखेंगे कौन सा? तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? भारत में हरिजन संघ, या इसे हरिजन सेवक संघ भी कहा जाता है। तो एक ही बात है, हरिजन सेवक संघ या हरिजन संघ। और प्रश्न में पूछा गया कि इस संघ को स्थापित करने वाला व्यक्तित्व कौन है? तो पहले तो ये जान लीजिए ये संघ बना कब था। तो ये बना था 1932 में। ये संघ बना कब था? तो वर्ष 1932 में। और इन 4 व्यक्तित्वों में से किसने इसकी स्थापना की थी? तो देख लेते हैं। पहला नाम दिया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, दूसरा महात्मा गांधी जी का, तीसरा ज्योतिबा फुले और चौथा नाम दिया है आचार्य विनोबा भावे जी का। तो भारत में हरिजन सेवक संघ या हरिजन संघ जो कि 1932 में बनता है, इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति हमें दिखाई देता है वो कौन है? महात्मा गांधी। तो ध्यान रखेंगे कौन है वो? महात्मा गांधी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल या गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा समाज? तो भारत सेवक समाज। तो भारत सेवक समाज जो कि एक राजनीतिक संगठन था, उसकी स्थापना किसने की? उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, उनके द्वारा ही भारत सेवक समाज नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट। कौन सा? युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? हेनरी विवियन डेरेजियो, द्वारिकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव या ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो यंग बंगाल आंदोलन या मूवमेंट या युवा बंगाल आंदोलन जो शुरू करने वाला व्यक्ति हमें को दिखाई देता है वो व्यक्ति है कौन? हेनरी विवियन डेरेजियो। तो ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा ये यंग बंगाल मूवमेंट या युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? किसकी बात की जा रही है? तो शांति निकेतन की। कहां पर है ये शांति निकेतन? तो ये ध्यान रखेंगे आपको, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो शांति निकेतन आपको कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम बंगाल में। कब स्थापित हुआ था वो भी जान लीजिए। ये स्थापित हुआ था 1901 में। अब ये महत्वपूर्ण है, 2 बातें तो आप जान गए कि कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। कब स्थापित हुआ? तो 1901 में। अब प्रश्न में पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की? शांति निकेतन नामक जो संगठन है, एक तरह का विद्यालय है, राष्ट्रीय विद्यालय, जहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय स्थापित किया गया था ये पश्चिम बंगाल में। तो उसकी स्थापना किसने की? 4 नाम दिए गए। पहला देवेंद्र नाथ ठाकुर, दूसरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। तो शांति निकेतन की स्थापना से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति हमें को दिखाई देता है वो है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 1901 में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ओरांव विद्रोह का नेता कौन था? कौन सा विद्रोह? तो ओरांव विद्रोह। आप सभी को पता है ओरांव एक जनजाति है। क्या है? तो जनजाति है। और ये जनजाति कहाँ पर मिलती है? तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ओरांव जनजाति आपको छोटा नागपुर के पठार के आसपास दिखाई देती है। कहाँ पर? तो जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको ओरांव जनजाति का एक तरह का आपको वहाँ पर संकेंद्रण दिखाई देगा, मतलब वहाँ पर फैलाव दिखाई देगा। और उसी ओरांव जनजाति के द्वारा जो कि इस क्षेत्र में फैली हुई है, उसके द्वारा
एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह हुआ, ओरांव विद्रोह। कब हुआ वो भी जान लीजिए। ये विद्रोह होता हुआ दिखाई देगा आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से लेकर के 1919 के बीच। तो कब से कब तक? तो 1914 से 1919 के बीच, मतलब जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी दौरान भारत में छोटा नागपुर पठार में आपको एक विद्रोह होता हुआ दिखाई देता है ओरांव जनजाति के द्वारा, जिसे ओरांव विद्रोह कहा गया है। और प्रश्न में पूछा गया कि इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। 4 ऑप्शन है। पहला है कान्हू भगत, दूसरा बुद्धा भगत, तीसरा जतरा भगत और चौथा है ताना भगत। तो ओरांव विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता हमें दिखाई देता है वो कौन है? ऑप्शन सी, जतरा भगत। ध्यान रखेंगे कौन? जतरा भगत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? किसकी बात की जा रही है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? उसी से जुड़ा ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कनिंघम, दूसरा विलियम जोन्स, तीसरा राखादास बनर्जी और चौथा नाम दिया है दयाराम साहनी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाला व्यक्ति हमें जो दिखाई देता है वो है कौन? विलियम जोन्स। तो ध्यान रखेंगे विलियम जोन्स ने ही इस संगठन की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सन खालिस्तान को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो किसकी बात की जा रही है? स्वामी विवेकानंद की। आप सभी को भी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में देखा है कि स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था वो किस वर्ष स्थापित किया था? तो पहला ऑप्शन है 1893, दूसरा 1895, तीसरा 1897, चौथा है 1899। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1897। ध्यान रखें कब? तो 1897 में ही रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? किसकी बात की जा रही है? ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? 4 नाम दिए हैं। पहला पंडिता रमाबाई, दूसरा ताराबाई शिंदे, तीसरा सरोजनी नायडू और चौथा दिया सावित्रीबाई फुले। तो ध्यान रखेंगे ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय समाज में जो महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयासरत या कार्यरत जो एक प्रमुख यहाँ पर व्यक्तित्व दिखाई देता है उनका नाम है क्या? पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने भारतीय समाज में महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक प्रयास किए और उनके प्रयासों का लाभ ये हुआ कि भारत की समाज में महिलाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और कई क्षेत्रों में उन्होंने आगे बढ़कर के प्रयास किया। तो भारतीय समाज में महिलाओं के सुधार के लिए जो इन 4 ऑप्शन में जो एक व्यक्तित्व हमें कार्य करता वो दिखाई देता है वो कौन है? पंडिता रमाबाई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है? कौन सा गांधी? फ्रंटियर गांधी, जिसको आप लोग हिंदी में एक और नाम से जानते हैं सीमांत गांधी। तो फ्रंटियर गांधी या फिर इन्हीं को आप क्या किस नाम से जानते हैं? तो सीमांत गांधी। तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा गया है? प्रश्न यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है चित्तरंजन दास, दूसरा दिया है अबुल कलाम आजाद, तीसरा दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान और चौथा नाम दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता था किसे? तो ध्यान रखेंगे फ्रंटियर गांधी थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आता रहता है ये प्रश्न कि भारत में कौन सा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जिसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित था और उन्हीं की तरह का कार्य कर रहा था भारत के सीमांत प्रदेश में। सीमांत प्रदेश का तात्पर्य क्या है यहाँ पर वो भी ध्यान रखेंगे। सीमांत प्रदेश भारत का पश्चिमोत्तर भाग था, मतलब आज़ादी से पहले जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग था, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो गांधी जी की तरह गांधी के कार्य कर रहा था, मतलब गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर गांधी के कार्यों को आगे बढ़ा रहा था, वो व्यक्ति कौन था? तो ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के विचारों से प्रभावित व्यक्ति हमें कौन दिखाई देते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भाग में यानी कि वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास वाले क्षेत्रों में, जो कि उनका ही क्षेत्र था जहां से वो आते थे, उन क्षेत्रों में गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। गांधी जी जैसा ही कार्य कर रहे थे वो। इसके चलते लोगों ने उन्हें क्या कहना शुरू किया? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, मतलब सीमाओं का गांधी, यानी उन क्षेत्रों का गांधी। तो ध्यान रखेंगे कौन है फ्रंटियर गांधी, कौन है सीमांत गांधी? तो वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है नेताजी, किसे कहा जाता था? तो सही है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। दूसरा है सीमांत गांधी, ऑप्शन में दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये गलत है। ध्यान रखेंगे सीमांत गांधी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां को। इसके अलावा देशबंधु तो CR दास को कहा जाता था, सही है। इसके अलावा दीनबंधु तो CF एंड्रयूज को कहा जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए हैं सभी से प्रश्न आते रहते हैं। तो नेताजी कौन कहलाते हैं आपको सभी को पता होना चाहिए। भारत में नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को।
देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो वो CF एंड्रूज को कहा जाता है। और जो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी है वो किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था, रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह या लाला लाजपत राय। तो पंजाब का केसरी या पंजाब का शेर, तो पंजाब केसरी या पंजाब का शेर किसे कहा गया है, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो पंजाब केसरी जिस व्यक्ति को कहा जाता है वो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय। कौन है, तो लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कौन, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ही क्या कहलाते थे, पंजाब केसरी। तो ये जो हमने यहाँ पर अभी देखे वो 25 प्रश्न, ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।